नमस्कार। माँ साहब के यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। जैसा कि हमने आपको बतलाया था कि हम हिंदी की एक सीरीज प्रारंभ करने जा रहे हैं, तो जिसमें हमारी एक कक्षा पहले आ चुकी है। अगर आप लोगों ने उसे नहीं देखा है तो आप ज़रूर यूट्यूब चैनल पर जाकर उसे अवश्य देखें। तो हम बात कर रहे थे हिंदी की और हिंदी में वर्णमाला की। तो इससे पहले हमने स्वरों के बारे में बात की और स्वरों के वर्णों की संख्याओं के बारे में हमने बात की, जिसमें दो प्रकार का वर्गीकरण किया गया था, लेखन के आधार पर और उच्चारण के आधार पर। उसी वर्णमाला की जो आगे की सीरीज़ है उसमें आज हम आपके लिए लेकर आए हैं व्यंजन, और व्यंजनों में वर्णों की संख्या कि कितने उच्चारण के आधार पर और कितने लेखन के आधार पर वर्णों की संख्या आपका व्यंजन में सम्मिलित होती है। तो आइए शुरू करते हैं व्यंजन और वर्णमाला के इसी क्रम को। माला में जो आज हम बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं हम व्यंजनों के बारे में। तो जैसा कि व्यंजन का अगर वर्गीकरण किया जाए तो व्यंजनों के वर्गीकरण में दो रूप हमको देखने को मिलेंगे। एक होते हैं एकल व्यंजन और एक होते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन। तो सर्वप्रथम हम बात करते हैं एकल व्यंजन किन्हें कहा जाता है और संयुक्त व्यंजन किन्हें कहा जाता है। तो व्यंजनों के वर्गीकरण में अगर हम बात करें, देखिए, तो एकल व्यंजन वे व्यंजन हैं जिनमें केवल एकल वर्ण आता है, ठीक। और संयुक्त व्यंजन वे व्यंजन हैं जिनमें दो वर्ण आपस में संयुक्त होकर के इसका निर्माण करते हैं। तो अगर हम बात करें एकल व्यंजनों के वर्गीकरण की, तो एकल व्यंजनों का वर्गीकरण जो है वो 7 वर्ग में बांटा गया है। तो पहला क वर्ग, चौ वर्ग, टौ वर्ग, तौ वर्ग और पौ वर्ग, ठीक है नहीं। तो जिसे कह सकते हैं आप क, चौ, टौ, तौ, पौ, ठीक है। तो इसके अलावा अगला जो वर्ग होता है वो होता है अंतस्थ वर्ग, और इससे आगे का एक वर्ग और है जिसे कहा जाता है ऊष्म वर्ग। ये सारे के सारे एकल व्यंजन हैं जो केवल जिनमें एकल वर्ण होता है, तो एकल व्यंजन वो हो गए। जिनमें दो वर्ण होंगे, एक से ज़्यादा वर्ण होंगे, तो वो संयुक्त व्यंजन होंगे, ठीक है नहीं। तो अब हम बात करते हैं पहले एकल व्यंजनों के वर्णों की संख्याओं के बारे में और फिर बात करेंगे संयुक्त व्यंजनों के वर्णों की संख्या के बारे में। पहला है एकल वर्ग, और एकल में क, चौ, टौ, तौ और पौ वर्ग, ठीक। इसके साथ हमारा कौन सा आएगा, अंतस्थ और ऊष्म, ठीक। अंतस्थ और ऊष्म को हम बाद में बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं क वर्ग की, चौ वर्ग की, टौ वर्ग की, तौ वर्ग की और पौ वर्ग की। तो क वर्ग के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण हैं और उनकी संख्याएं क्या हैं। तो हमारा है क, ख, ग, घ और ङ। तो ये 5 वर्ण हो गए। इसी प्रकार चौ वर्ग, चौ, छ, ज, झ और य। इसी तरीके से टौ वर्ग, टौ, ठौ, डौ, ढ और अण। यहाँ पर इस सीरीज में आप देख रहे होंगे टौ, ठौ, डौ, ढ और अण, ठीक है नहीं। और इसके साथ मैंने ब्रैकेट में आपको दो वर्ण और लिखा रखे हैं, मतलब दो वर्ण और बता रहा हूँ, जिसमें एक डॉ है जिसके नीचे हमने एक नुक्ता का प्रयोग किया है, बिंदु का प्रयोग किया है। इसी के साथ एक ढ लिखा है और उसके नीचे भी हमने क्या कर रखा है, एक बिंदु का प्रयोग कर रखा है, ये नुक्ता वाले। तो ये द्विगुण व्यंजन होते हैं, ये दो गुणी व्यंजन है, तो इनका नाम है द्विगुण व्यंजन, ठीक है नहीं। तो इनकी संख्या भी हमारा क्या होगा, दो वर्ण ये हो गए, ठीक। और इसी प्रकार हमारा अगला वर्ग है तौ वर्ग। तौ वर्ग में आएगा तौ, थौ, दौ, धौ और नौ। ये हो गया हमारा तौ वर्ग। और इसके बाद हमारा अगला वर्ग है पौ वर्ग, जिसमें पौ, फौ, बौ, भौ और मौ। ये सारे के सारे हमारे जो वर्ण हैं, वर्ग हैं, और उनके अंतर्गत वर्णों की संख्या। तो देखा, आपने देखा कि ये 5 वर्ग हैं और इन 5 वर्गों में वर्णों की संख्या होगी 25। तो हमारे 25 वर्ण तो ये हो गए, ठीक है नहीं। और उसके साथ दो वर्ण और हैं जिन्हें द्विगुण व्यंजन कहा गया है। तो आपने विशेष तौर पे ये याद रखना है कि डॉ के पाँव पर, मतलब डॉ पर आपका बिंदु का प्रयोग किया गया है और ढौ पर बिंदु, तो ये अड़ा हो गया, ठीक है नहीं, अढ़। तो ये जो दोनों हैं ये द्विगुण व्यंजन है, ठीक है नहीं। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर कितना हो गया, 25 और 2 26 और 27 वर्ण आपके ये हो चुके हैं, ठीक। इसके बाद हम बात करते हैं किसकी, अंतस्थ व्यंजनों की। अंतस्थ व्यंजन, तो अंतस्थ व्यंजन में और ऊष्म व्यंजन, ठीक। इसके बाद हम बात करेंगे
संयुक्त व्यंजन की। देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं अभी, अंतस्थ व्यंजन की। अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत कौन आते हैं, अच्छा ये भी एकल व्यंजन में ही आते हैं, ठीक है नी। तो एकल व्यंजनों की इस श्रेणी में हमारा अंतस्थ व्यंजन है यो, रौ, लौ और वो, ठीक। ये हो गए यो, रौ, लौ और वो, ये हमारे 4 वर्णों का एक सीरीज जो है वो अंतस्थ है। इसके बाद हम बात करें ऊष्म व्यंजन की। ऊष्म व्यंजन जिनमें हमारा ज़्यादा, ठीक है नी, बल का प्रयोग या ऊष्मा निकलती है जिनको बोलने में, तो उनको ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। तो यहाँ पर हमारा कौन है, सबसे पहले आएगा तालव्य सौ, सौ, ठीक है, मूर्धन्य सौ, सौ, आपका क्या कहते हैं तालव्य सौ, मूर्धन्य सौ, दंत सौ और ह, ये सारे 4 वर्ण जो हैं हमारे ऊष्म व्यंजन है, ठीक। इसके अलावा हमने ये बतलाया कि ये एकल व्यंजनों के अलावा एक हमारे पास संयुक्त व्यंजनों का भी एक सीरीज है, ठीक। संयुक्त व्यंजनों में कौन आते हैं, देखिए सबसे पहले अक्ष्य, त्र, ज्ञ, ठीक, और स्र। ये हमारे पास 4 वर्णों का एक समूह है जो संयुक्त व्यंजन कहलाता है, जिनमें 2 वर्णों का परस्पर मेल होता है, ठीक है नहीं। इनको हम कहते हैं संयुक्त व्यंजन। तो संयुक्त व्यंजनों में हमारा सबसे, और ये वेरी इंपॉर्टेंट रहता है एग्जाम की दृष्टि से, अगर आप इसको देखेंगे तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है। पेपरों में हिंदी में अधिकतर कंपटीशन के एग्जामों में इसको पूछा जाता है कि ज्ञ किससे मिलकर बना है, सौ किससे मिलकर बना है, स्र, और त्र किससे मिलकर बना है। तो देखेंगे ज्ञ की बात करते हैं, उससे पहले त्र की बात, त्र से पहले सौ की बात, तो अक्ष छतरी करके तो जो आता है क और मूर्धन्य सौ से, ये बनता है आपका अक्ष, ठीक। त्र बनता है त्र, त्रिशूल, ठीक है नहीं। तो त्र जो है वो बनता है तो और रौ से, त्र, ठीक। इसी तरीके से ज्ञ जो बनेगा, ज्ञ जो है वो जौ और यों से बनेगा, तो जौ मतलब कि ज्ञ, ठीक। और इसी तरीके से स्र, श्री, श्रीमान, श्रीमती वाला, तो ये बनता है आपका तालव्य सौ और रौ से, तो श्री, स्र, इस तरीके से। तो ये संयुक्त व्यंजन है, आपको याद रखना है, अक्ष, क और सौ, त्र तो रौ, जौ और यों, ठीक। और इसी तरीके से तालव्य सौ और रौ, ठीक, ये स्र हो गया। तो ये है हमारे संयुक्त व्यंजन। तो अब हम इनको टोटल काउंट करेंगे और इससे देखेंगे कि कितने वर्णों की संख्याएं हैं जो व्यंजनों के अंतर्गत आती हैं, ठीक है नहीं। तो इसको काउंट कर रहे हैं वर्णमाला में व्यंजनों की वर्णों की संख्या, व्यंजनों के वर्णों की संख्या। तो क वर्ग, ठीक, क वर्ग हो गया, च हो गया, ट, त, प, और अंतस्थ जो आपका अंतस्थ और ऊष्म। तो यहाँ पर आपने देखा कि इन 5 में क, च, ट, त और प 25 वर्ण हो गए, और इन दोनों में 4-4 वर्ण हैं, ठीक। तो यहाँ पर आपके 25 वर्ण ये हो गए, 4 वर्ण ये हो गए और 4 वर्ण ये हो गए, ठीक। और इसके साथ हमारे द्विगुण व्यंजन भी आए थे। कौन आए थे, द्विगुण व्यंजन। तो द्विगुण व्यंजन इन सभी को लगा करके, ठीक, यहाँ पर हमारे हो गए कितने, यहाँ पर हमारे हो गए पूरे 33 वर्ण, 35 वर्ण, इन सभी को लगा के हमारे हो गए 35 वर्ण, ठीक। तो क, च, ट, त, प, अंतस्थ, ऊष्म और द्विगुण लगा करके हमारे व्यंजनों की संख्याएं जो है वो उनमें आए 35 वर्ण, ठीक। इसी के साथ हमारे 4 संयुक्त वर्ण भी हैं जिनको लगा करके हमारे वर्णों की संख्या हो गई 4, और टोटल व्यंजनों में वर्णों की संख्या जो होगी, ठीक है, हिंदी भाषा में वो होगी 39 वर्ण, ठीक, समझ रहे हैं। तो ये 39 वर्णों की जो संख्या है वो व्यंजन में वर्णों की संख्या है, जैसा कि आपने देख लिया ये क्रम, ठीक। पर अगर हम बात करें वर्णों की संख्या के बारे में, तो हमारे व्यंजनों में वर्णों की संख्या है पूरे 39, ठीक, जिसमें 2 आपके द्विगुण व्यंजन भी आए हुए हैं। तो हिंदी भाषा में अगर देखा जाए व्यंजनों की संख्या अगर पूछी जाती है तो ये मूल व्यंजन है, और इन्हीं मूल व्यंजनों की संख्या के आधार पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारे 39 वर्ण हैं, ठीक। इससे पहले हमने स्वरों की संख्या के बारे में बात कर ली है। तो स्वर हमारे पास उच्चारण के और क्या कहते हैं लिखने के आधार पर 10 और 13 वर्णों की संख्या में थे। इसी प्रकार हमारे पास व्यंजनों को लिखने के आधार पर हमारे पास मूल व्यंजन जो हैं वो पूरे 39 वर्ण हैं।
इसी के साथ साथ वर्णमाला का द्वितीय भाग आज पूरा हुआ, जिसमें हमने व्यंजनों की संख्या, ठीक है ना, व्यंजनों का वर्गीकरण सीखा। तो इसी प्रकार इसी में अन्य वर्गीकरण जो है स्वर एवं व्यंजनों का अन्य वर्गीकरण हम आगे की सीरीज में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।